My name is Yusuf. I had hair transplant 23 days ago. I was infected with scalp necrosis, which was not treated on time. After a few days, I got additional infections. I was recommended and introduced by my friends to JJ Aesthetic Clinic for my treatment. अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके पास हाजिर हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले सब पेशेंट्स का हुआ करता है कि आया हेयर ट्रांसप्लांट का कुछ साइड इफ़ेक्ट है, और साइड इफ़ेक्ट में से जो एक कॉमन चीज़ इन्फेक्शन है पेशेंट्स की, वो उससे बड़ा डरते हैं। और बहुत से लोगों की, बहुत से एक्टर्स की यूट्यूब पे पहले से मौजूद कुछ वीडियोस का वो रेफरेंस देते हैं कि फ़लाने जो एक्टर हैं उन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया था, उनका स्कैल्प सारा इन्फेक्ट हो गया था। तो इस बारे में हमें बताइए। तो आज इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आज के हमारे पेशेंट यूसुफ हैं, इनका ट्रांसप्लांट हमारे क्लिनिक में नहीं बल्कि किसी और जगह पे हुआ है, और उस क्लिनिक के बारे में या उन डॉक्टर्स के बारे में या उन कोएक्स के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई डोंट लाइक टू स्पीक अगेंस्ट द अदर्स। सो आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि ये नेक्रोसिस कैसे हो सकती है, ये इन्फेक्शन कैसे हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आज इनको 23 डेज़ हो चुके हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, और हम देख सकते हैं कि इनके सेंट्रल पार्ट में स्कैल्प के एक नेक्रोटिक पैच है जिसके नीचे पस भी मौजूद है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस ब्लैक पैच के सराउंडिंग्स में आपको येलोइश डिस्कलरेशन नज़र आ रही है, और दबाने पे यहाँ से पस भी ओज आउट होती है। इसके अलावा स्कैल्प में पूरे में चूँकि इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से 23 डेज़ गुजरने के बावजूद आपको फ्रंट हेयर लाइन में सारी रेडनेस नज़र आ रही है। इस नेक्रोसिस और इन्फेक्शन की 3 मेन वजह हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ पेशेंट रिलेटेड इश्यूज, सेकंड इज़ सर्जन रिलेटेड, एंड थर्ड इज़ द क्लिनिक रिलेटेड इश्यूज जिनकी वजह से ये नेक्रोसिस और इन्फेक्शन हो सकती है। नंबर 1 इज़ पेशेंट रिलेटेड कॉजेज़, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं। इसलिए हम हर सर्जरी से पहले पेशेंट को बहुत सी लैब्स और इन्वेस्टिगेशंस लिख के देते हैं और उसकी थॉरो हिस्ट्री लेते हैं। अगर तो पेशेंट किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, लाइक उसको अगर डायबिटीज़ है जो कि बड़ी कॉमन है, क्योंकि यंग पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट में, तो वो अवेयर नहीं होते कि उनको डायबिटीज़ स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग हमारी रूटीन की जो फ़िल्टर आउट टेस्ट हम करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उनमें हमें पता चलता है कि पेशेंट तो डायबिटिक है। लेकिन अगर ये टेस्ट दिए बगैर और ये अवेयरनेस पेशेंट को दिए बगैर अगर उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि पेशेंट इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में लैंड करेगा। नंबर 2 इज़ द सर्जन रिलेटेड इश्यूज। सर्जन के स्किल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में दुनिया भर में ये प्रॉब्लम है कि इसको क्वैक्स भी प्रैक्टिस करते हैं। अदर देन क्वैक्स, जस्ट डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं। इस हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ एन एंटायर फील्ड, इसकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, इसकी अपनी क्वालिफिकेशंस हैं, वो होना ज़रूरी हैं। सो कॉमन मिस्टेक्स बाय द सर्जन आर कि वो स्कैल्प की जो एनाटमी है, ब्लड वेसल्स कहाँ से गुजर रही हैं, किस डेप्थ पे गुजर रही हैं, इससे अवेयर नहीं होते, और वो होल्स बनाते हैं, यानी कि साइट्स क्रिएट करते हैं जिनमें बाल लगने हैं, वो इन वेसल्स को डैमेज कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? जो ब्लड वेसल जिस एरिया को ब्लड सप्लाई कर रही है, जैसे इनकी केस में इस एरिया को सप्लाई कर रही थी, अगर ये वेसल डैमेज हो जाएगी तो वो एरिया नेक्रोटिक हो जाएगा, उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और वो एरिया ब्लैक हो जाएगा और इन्फेक्टेड होगा। इस चीज़ को बचाया जा सकता है इजीली, और इसकी मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। लाइक हम पेशेंट के स्कैल्प में नॉर्मल सेलाइन या कोई भी सोल्यूशन स्पेसिफिक जो इसके लिए बनाया जाता है वो इंजेक्ट करते हैं और स्किन को वेसल्स के अगेंस्ट रेज कर लेते हैं। नंबर 2, अगर आपको पता है कि जो मेजर वेसल्स हैं वो कहाँ से गुजर रही हैं और किस डेप्थ पे गुजर रही हैं, तो आप अपने ब्लेड, नीडल या सफ़ायर, वट एवर यू आर यूजिंग इट, आप उसकी डेप्थ को कंट्रोल करके इन वेसल्स को बचा सकते हैं। इसी में जो आप इंस्ट्रूमेंट अपना यूज़ कर रहे हैं, ब्लेड, सफ़ायर, नीडल, इसका एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल रख के स्किन को पेनिट्रेट करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप ज़्यादा डीप जाएंगे और बोन और वेसल्स को आप इंजर करेंगे।
इसीलिए जब इन चीज़ों को एंगुलेटेड कर लिया जाता है और जो नेचुरल एंगल है हेयर का, अगर आप वही मेंटेन करेंगे तो देयर आर लेस चांसेस कि आप इतना डीप जाएंगे आफ्टर टिमोसेंस। एक और सर्जन रिलेटेड या टेक्नीशियन रिलेटेड कॉमन मिस्टेक ये है कि इसमें हम कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं, कुछ मेडिकेशंस लाइक एड्रेनालिन, जिनका काम ब्लीडिंग को रोकना होता है। जो सॉल्यूशंस लाइक नॉर्मल सेलाइन और रिंगर और वट एवर यू आर यूजिंग, उसमें हम कुछ इंजेक्शंस डालते हैं जिसका नाम एड्रेनालिन है। इसका काम वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देना है ताकि ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट एक्सेसिव ब्लीडिंग से हम बच सकें। लेकिन अगर इस इंजेक्शन की अमाउंट या मिकदार इस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी और रिकमेंडेड तरीके से वो नहीं बनाया गया, तो तब भी ये वेसल्स लंबे टाइम के लिए वेजोकंस्ट्रिक्शन में चली जाएंगी और इस एरिया की ब्लड सप्लाई कम होगी, रिजल्टिंग इन दिस नेक्रोसिस एंड सुपरएडेड इन्फेक्शन। थर्ड मोस्ट कॉमन थिंग इज़ द क्लिनिक रिलेटेड इश्यूज़। अगर तो क्लिनिक अनहाइजेनिक है और उसके स्टाफ और डॉक्टर्स ट्रेंड नहीं हैं, तो वो डेलिब्रेटली ये इन्फेक्शन पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं और दिस इन्फेक्शन कैन कॉज नेक्रोसिस एज वेल, या नेक्रोसिस के बाद सुपरएडेड इन्फेक्शन इन क्लिनिक्स के पेशेंट में ज़्यादा कॉमन होती हैं। क्लिनिक रिलेटेड इश्यूज़ में मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बहुत से क्लिनिक्स डेंसिटी को बहुत ज़्यादा मार्केट करते हैं कि हम एक ही सेशन में पेशेंट का पूरा स्कैल्प फिल कर देंगे और बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी देंगे। डेंसिटी नेचुरल रिजल्ट्स के लिए एक अच्छी चीज़ है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट सेफ्टी। सर्जन का काम ही यही है कि उसने डोनर और रिसिपिएंट एरिया और डेंसिटी के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना है और कम फॉलिकल्स से ज़्यादा अच्छी डेंसिटी के एलियन देंगे। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा ग्राफ्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो हर ग्राफ्ट के लिए आपको एक स्किन में होल करना है, और जब ये होल आप एक लिमिट से ज़्यादा कर देंगे तो स्किन की अपनी ब्लड सप्लाई वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, वो स्किन बिल्कुल डैमेज्ड हो जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और रिज़ल्ट इस तरह की कॉम्प्लिकेशन।